हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एवन सॉल्यूशन डेयर टू ड्रीम पर। आज इस चैनल में मैं आप लोगों को हिंदी व्याकरण का समास पढ़ाऊंगी। जैसा कि आप जानते हैं कि समास से संबंधित प्रश्न लगभग सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और ये पहचानना पड़ता है कि आखिर ये शब्द जो है या समस्त पद जो है ये किस समास का उदाहरण है। तो इसके लिए हम आपको समास की परिभाषा से शुरू करते हैं। तो समास की परिभाषा हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि जब कोई दो पद अपने बीच की विभक्ति को छोड़कर आपस में मिल जाते हैं तो यह समस्त पद या इस समस्त पद दोनों चीज हम लिख सकते हैं। तो यह समस्त पद समास कहलाता है। इस परिभाषा में हमें दो तीन बातों को बारीकी से समझना जरूरी है कि जैसे जब कोई दो पद किसे कहते हैं और विभक्ति को छोड़कर आपस में वो मिल जाते हैं, अर्थात ज्वाइंट हो जाते हैं, शामिल हो जाते हैं। तो वो जो ज्वाइंट हो जाता है उसको हम कहते हैं समास। जैसे हम लिख सकते हैं राजा का मंत्री। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि पद किसे कहते हैं। तो पद वो शब्द समूह है जिसका कोई ना कोई अर्थ होता है। जैसे यहाँ पे दो पद हैं, एक है राजा और दूसरा है मंत्री, और ये जो का है यह है विभक्ति। तो राजा का मंत्री अर्थात जब कोई दो पद, एक राजा और एक मंत्री, अपने बीच की विभक्ति को छोड़कर क्या बना राजमंत्री। अपने बीच की विभक्ति को छोड़कर आपस में मिल गया, ये आपस में ज्वाइंट हो गया, शामिल हो गया, और शामिल होकर जो समस्त पद बना उसका नाम हुआ राजमंत्री। इसमें से जो का विभक्ति है वो निकल गया, तो इस समस्त पद को हम समास कहते हैं। फिर से कि जब कोई दो पद अपने बीच की विभक्ति को छोड़कर आपस में मिल जाते हैं तो इस समस्त पद को हम समास कहते हैं। अब है समास के भेद। तो मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो हिंदी व्याकरण में समास के मुख्यतः 6 भेद हैं, परंतु एक अतिरिक्त भेद भी है जिसके बारे में हम बाद में बताएंगे। प्रथम भेद है इसका अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं? तो संक्षेप में हम कह सकते हैं कि जिस समास का प्रथम पद प्रधान हो। प्रथम पद प्रधान का मतलब होता है कि जिस प्रकार समास में हमेशा दो पद होते हैं, तो इस अव्ययी भाव समास उसे हम कहेंगे जिसका प्रथम पद प्रधान हो। इसको हम इस तरह से याद रख सकते हैं कि जिस प्रकार अ जो है वो स्वर वर्ण का प्रथम अक्षर है, प्रथम अक्षर ये है, इसलिए अव्ययी भाव समास का प्रथम पद प्रधान होता है। जैसे हम कह सकते हैं प्रतिदिन, प्रतिपल, यथासंभव, है ना। ये सब जो है अव्ययी भाव समास का है। इसको समझने के लिए प्रतिदिन जो शब्द है समस्त पद है, इसमें भी दो पद हैं, एक है प्रति और दूसरा है दिन। दिन का मतलब दिन होता है, और प्रति लग जाने से ये समस्त पद प्रतिदिन अर्थात रोज या रोज जिसको हम डेली कहते हैं उसका बोध कराते हैं। दिन पद में प्रति शब्द के लग जाने से या प्रति पद के लग जाने से एक नया समस्त पद बनता है जिसका नाम होता है प्रतिदिन। तो प्रतिदिन, उसी प्रकार प्रतिपल और यथासंभव, ये अव्ययी भाव, ये तीनों जो है समस्त पद, इनमें प्रथम पद प्रधान नजर आ रहा है। इसमें प्रति है, इसमें भी प्रति है, इसमें यथा है। दूसरा इसका रूप है तत्पुरुष। तत्पुरुष समास जो है ये इसके विपरीत है। जिस प्रकार अव्ययी भाव समास में प्रथम पद प्रधान होता है, तत्पुरुष समास का द्वितीय पद प्रधान होता है। जैसे हम कह सकते हैं राजमंत्री, जैसे कि हमने आपको उदाहरण में जैसे में समझाया था राजमंत्री। तो राजमंत्री में भी दो पद हैं, ये है प्रथम पद, ये है द्वितीय पद। राजमंत्री का मतलब होता है राजा का मंत्री, यानी द्वितीय पद विशेष भाव यानी विशेष प्रधान है। राजमंत्री धर्म ग्रंथ, ठीक। राजकुमार यानी राजा के पुत्र को राजकुमार कहा जाएगा, ठीक।
तो ये तीनों जो हमने उदाहरण दिया, इसमें मंत्री प्रधान है, ग्रंथ प्रधान है और कुमार प्रधान है। ये तीनों के लग जाने से इस समस्त पद का एक नया अर्थ का बोध होता है। आखिर इसका द्वितीय पद प्रधान दिखाई दे रहा है। तीसरा है समास का जो तीसरा भेद है उसका नाम है द्विगु। द्विगु समास किसे कहेंगे? तो द्विगु समास का प्रथम पद संख्यावाचक, प्रथम पद जो है वो संख्यावाचक यानी संख्या का बोध कराए, संख्या अर्थात गिनती का बोध कराए। तो संख्या का क्या बोध कराता है? जिस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रथम पद संख्यावाचक में हम कह सकते हैं चौराहा, चौराहा यानी चार रास्तों का समाहार या चार रास्तों का समूह को हम चौराहा कहते हैं। अठन्नी, अठन्नी का मतलब होता है 8 आनों का, ठीक। तो इसमें चौ, अठ ये सब जो है संख्यावाचक है। उसी प्रकार हम कह सकते हैं दोपहर, इसमें भी दो, ये भी संख्यावाचक है। ये सभी जो है द्विगु समास के उदाहरण है। समास का चौथा रूप है वो है द्वंद्व। द्वंद्व, द्वंद्व समास का मतलब होता है कि द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, अर्थात समास के जो दोनों पद है, जैसे हम कह सकते हैं द्वंद्व समास में माता पिता। द्वंद्व समास का सबसे बड़ा पहचान ये है कि इसके दोनों पद के बीच में ये योजक चिन्ह होता है। माता पिता, भात दाल, राधा कृष्ण, इसके बीच में भी योजक चिन्ह है और दोनों पद प्रधान अपने अपने स्थान पे प्रधान है। तो ये हो गया द्वंद्व समास। पांचवा रूप जो है वो है कर्मधारय। ये समास का पांचवा रूप है। कर्मधारय समास को पहचानना थोड़ा कठिन है, परंतु अगर हम विशेष ध्यान देते हैं तो कर्मधारय समास में क्या है, इसमें विशेष्य और विशेषण का मेल है, विशेष्य और विशेषण का मेल, ठीक है, विशेष्य और विशेषण का मेल है। जैसे विशेष्य और विशेषण क्या है कि जैसे हम कहते हैं, इसके पहले आपको ये जानना होगा, विशेषण तो पता है जिसको हम अंग्रेजी में एडजेक्टिव भी कहते हैं, और विशेष्य होता है जिस वस्तु की विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहा जाता है। जैसे हम एग्जाम्पल में कह सकते हैं काला घोड़ा, तो काला जो है वो विशेषण है और घोड़ा जो है उसकी विशेषता बताई जा रही है, तो घोड़ा जो है वो विशेष्य है। जिसकी विशेषता बताई जाए, चाहे वो कोई व्यक्ति हो कोई वस्तु हो, उसे विशेष्य कहा जाता है। तो विशेष्य भी होता है और विशेषण भी होता है। जैसे चंद्रमुखी, तो चंद्रमुखी में भी दो पद है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि इसमें भी दो पद है, चंद्र और मुखी, अर्थात जिसका मुख चंद्रमा के समान है उसे चंद्रमुखी कहा गया है। तो यहाँ पर विशेषण जो है वो है चंद्र, यानी किसी मुख की तुलना विशेषण अर्थात चंद्र से की गई है। चंद्र जो है विशेषण का काम कर रहा है और किसकी विशेषता बताई जा रही है, तो मुख की। तो ये भी एक है विशेष्य है और दूसरा है विशेषण। नील कमल, कमल जो है वो विशेष्य है और उसका सुंदरता है, उसका खूबी है कि वो नील अर्थात नीला रंग का है। ये सभी कर्मधारय समास के उदाहरण है। समास का जो छठा रूप है वो है बहुव्रीहि, बहुव्रीहि समास। इसको हम इस रूप में कह सकते हैं कि बहुव्रीहि समास उसे कहा जाएगा जिसके समस्त पद मिलकर एक नया अर्थ का बोध कराए, एक नया अर्थ का बोध कराते हैं। जैसे कि हिंदी व्याकरण में अनेक शब्दों के बदले एक शब्द जिसे हम कहते हैं, अर्थात जैसे हम कह सकते हैं जिसका उदर लंबा है, अर्थात लंबोदर। लंबोदर जो समस्त पद है ये बोध कराता है गणेश का। वीणा पानी, वीणा पानी कहा गया है सरस्वती को, अर्थात जिसके हाथ में वीणा है उसे वीणा पानी कहा गया है। तो ये लंबोदर और वीणा पानी ये सामान्य शब्द नहीं है, बल्कि ये किसी विशेष अर्थ का बोध कराते हैं। लंबोदर गणेश, वीणा पानी सरस्वती। हाँ, उसी प्रकार ये जो है ये बहुव्रीहि समास के उदाहरण हैं। समास का छठा भेद जो है उसका नाम है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास की परिभाषा इस प्रकार समझी जा सकती है कि बहुव्रीहि समास उसे कहेंगे जिसके समस्त पद, समस्त पद का मतलब जब भी हम समस्त पद लिखेंगे या कहेंगे तो समस्त पद का मतलब होता है इसके दोनों पद, समस्त पद मिलकर किसी विशेष अर्थ का बोध कराए, सामान्य अर्थ का नहीं बल्कि किसी विशेष अर्थ का बोध कराए। समस्त पद का मतलब हुआ कि दोनों पद मिलकर एक विशेष अर्थ को बतलाए। जैसे हम कह सकते हैं लंबोदर। लंबोदर जब हम कहते हैं तो इसका विग्रह जब हम करते हैं तो अर्थात जिसका उदर लंबा हो, यानी गणेश। वीणा पानी, वीणा पानी अर्थात जिसके हाथ में वीणा है, जिससे कि एक विशेष अर्थ सरस्वती का बोध होता है। तो इस प्रकार से
बहुब्रीहि समास के समस्त पद अर्थात दोनों पद मिलकर एक विशेष किसी विशेष अर्थ का बोध कराते हैं, जैसे लंबोदर, वीणापानी, चतुर्भुज, ये सब जो है बहुब्रीहि समास के उदाहरण है। इसके अलावा जो हमने प्रारंभ में बताया था कि एक अतिरिक्त समास भी है, यानी एक अन्य भेद भी है, जिसको हम कहते हैं नय समास। नय समास, तो नय समास का मतलब होता है कि समास का ये ऐसा भेद है जिसमें निषेध का सामान्य अर्थ होता है मनाही, जैसे किसी मना करने के अर्थ में, निषेध के अर्थ में, हाँ, या फिर जिसका प्रथम अक्षर अ या आ हो, प्रथम पद से निषेध का बोध हो, मनाही का बोध हो, प्रथम पद अ हो, आ हो। जैसे हम कह सकते हैं अनर्थ, तो प्रथम पद जो है ये अ है ना, अनादर। तो ये सब जो है नए समास के उदाहरण है। अब है कि हम इसकी पुनरावृत्ति करने के लिए समास के ये 6 जो मुख्य भेद है उसको याद करने के लिए एक बार हम फिर से इसको रिवीजन यानी पुनरावृत्ति करते हैं। तो पुनरावृत्ति करने में हमें इस प्रकार से हम ध्यान रखेंगे कि प्रथम पद जैसे है कि पहला है अव्ययी भाव, तो अव्ययी भाव समास का हो गया प्रथम पद प्रधान। पद मैंने आपको बता दिया है, तो जिसका प्रथम पद यानी दोनों में से पहला वाला पद की प्रधानता अगर है तो वो अव्ययी हो गया। इसके विपरीत है तत्पुरुष, तत्पुरुष का हो जाएगा दूसरा पद। क्रमशः अगर याद रखेंगे तो समास को समझना जो है वो अच्छा हो जाएगा। तत्पुरुष का हो गया द्वितीय पद प्रधान, द्वितीय पद प्रधान ये हो गया तत्पुरुष। अब 3 नंबर में हम ऐसे याद करेंगे कि द्वंद्व, द्वंद्व का मतलब हो गया दोनों पद प्रधान, द्वंद्व दोनों पद प्रधान। चतुर्थ में हम लिख सकते हैं द्विगु। द्विगु समास क्या है? तो द्विगु समास है जिसके दोनों नहीं, मतलब कि प्रथम पद संख्यावाचक, प्रथम पद जो है वो है संख्या का बोध कराए, संख्यावाचक। और पंचम में आ जाएगा कर्मधारय, जैसा हमने बताया था आपको कर्मधारय। तो कर्मधारय हो गया विशेष्य और विशेषण का मेल, विशेष्य और विशेषण का मेल, विशेषण का मेल। छठा जो है, छठा समास का रूप हो गया बहुव्रीहि, जो अभी हमने पढ़ाया बहुव्रीहि। तो इसका मतलब हम यही कह लेंगे कि विशेषत यानी अनेक शब्दों के बदले एक शब्द भी इसको हम कह सकते हैं, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द, जो व्याकरण हिंदी व्याकरण का एक शब्द एक शब्द। और नए समास के बारे में तो हमने बता दिया, निषेध और अ या प्रथम पद आए। तो इस प्रकार से पुनरावृत्ति को अगर हम याद रखें, अव्ययी प्रथम पद, तत्पुरुष द्वितीय पद, द्वंद्व दोनों पद, द्विगु प्रथम पद संख्यावाचक, कर्मधारय विशेष और विशेषण का मेल, और बहुव्रीहि में अनेक शब्दों के बदले एक शब्द। तो समास के सामासिक शब्द को पहचानना जो है वो आसान हो जाएगा। तो परीक्षा में जो है ये सामासिक शब्द आपको पूछे जाएंगे, जैसे अभी हम जितना भी उदाहरण बताए उसके अतिरिक्त भी पूछे जाएंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है, आप पद तो समझ ही गए होंगे, तो आपको ध्यान रखना है कि 2 पद हमेशा समास में रहते हैं। तो वो देख लेना है कि अगर प्रथम पद प्रधान है तो आप उसको अव्ययी हो बताइएगा, अगर दूसरा पद प्रधान है तो वो तत्पुरुष हो जाएगा। द्विगु तो पहचानना बहुत आसान है क्योंकि वो संख्या का बोध कराता है। द्वंद्व जो है उसके दोनों पद प्रधान होते हैं, यानी बीच में एक योजक चिन्ह होता है। और कर्मधारय में दोनों चीजें रहेंगे, एक पद अगर विशेष है तो दूसरा विशेषण आपको मिलेगा। और बहुव्रीहि जो है वो आप हिंदी व्याकरण में अनेक शब्दों के बदले एक शब्द यानी समस्त पद मिलकर एक विशेष अर्थ का बोध कराते हैं, तो वो बहुव्रीहि होगा। और नए समास यदा कदा अगर आपको देता है प्रश्न पत्र पर, तो आप देखिएगा कि प्रथम पद उसका निषेध यानी मना कर रहा है, या अ स्वरवर्ण का अ या आ है, तो वो नए समास है। इस प्रकार आप हिंदी व्याकरण की जानकारी लेने के लिए मेरे चैनल जो है एवं सॉल्यूशन, उसको आप सब्सक्राइब कीजिए और चैनल पे आप बने रहिए। इसी तरह से मैं आपको हिंदी व्याकरण के अतिरिक्त अन्य विषयों की भी जानकारियाँ उपलब्ध कराऊंगी। धन्यवाद।